हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग फाइनली ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता होगा हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ा। उसी तरीके से आज जो है भूगोल को शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। आपको बाकी सब्जेक्ट की तरह इसका भी आपको नोट बनाना है। कॉपी कलम आप अपना निकाल लीजिए और जो जो लाइन हम आपको पढ़ाएंगे सारे को एक करके नोट करना है, क्योंकि आप सबको पता होगा हम लोग यहाँ पर पूरे तरीके से आपको नोट्स के साथ अच्छे से पढ़ाएंगे। इनके बाद इनका जो भी क्वेश्चन आंसर बनेगा वो करवाएंगे। तो जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप प्लीज कॉपी कलम निकाल करके बैठिए, जो जो पॉइंट हम बोलते जाएंगे वो नोट करते हुए जाइएगा। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सारा चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पहला चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि हेडिंग आपको देना है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, अब सबसे पहले संसाधन का मतलब समझते हैं कि संसाधन का मतलब क्या होता है। देखिए, संसाधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स, आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारा उसके पास रिसोर्स है, यानी कि बहुत सारा रिसोर्स है, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को जो हम लोगों को जरूरत होती है उनके लिए जो भी पृथ्वी पर, धरती पर जो भी चीज अवेलेबल है उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर तथा इसके बाहर पाए जाने वाले वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? संसाधन यानी कि रिसोर्स, आपके पास ये संसाधन है, ये संसाधन है। ठीक है, तो मानवीय आवश्यकताओं को यानी कि जो हम लोगों का जरूरत है उनको पूरा करने के लिए पृथ्वी पर या पृथ्वी से बाहर जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों को कहा जाता है रिसोर्स यानी कि संसाधन। जैसे कि सूर्य, ये पृथ्वी से बाहर है लेकिन हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, प्रकाश देता है, बहुत सारा काम होता है उनसे। ठीक है, वो ना होता तो दुनिया एकदम अंधेरा जैसा होता, एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरीके से जो तारा है, जो पानी है, हर चीज कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए संसाधन है, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में। तो संसाधन मतलब क्या हो गया? हम लोगों का जो भी चीजें जरूरत है उनको पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर पृथ्वी पर जो भी आवश्यकताएं, जो भी चीजें पाई जाती है या इसके बाहर जो भी चीजें पाई जाती है पृथ्वी से बाहर, ये सारी चीजें जो है संसाधन कहलाते हैं। अगला आपका है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स, एक है मानव निर्मित संसाधन यानी कि मैन मेड रिसोर्स, और एक है आपका मानव संसाधन जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन मतलब वो नेचर के द्वारा, मानव निर्मित संसाधन का मतलब ही हुआ कि ये आपका मानव के द्वारा यानी कि लोगों के द्वारा, आर्टिफिशियल मैन मेड यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया। उसी तरीके से मानव संसाधन का मतलब मानव खुद, मानव खुद भी एक संसाधन है, हम लोग भी क्या है? एक संसाधन है। कैसे हैं अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर आपको ये सारा चीज को नोट करना है, जो जो आपको लिखा है सारे पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि ये सारा आपके लिए बहुत जरूरी है और कंपलसरी भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला प्राकृतिक संसाधन। वह संसाधन हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का ये जो पहला चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके एक बार जबरदस्त शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि ये चैनल बहुत ही नया है। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ पाएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस बार जो है हम लोग नया शुरू तो किए हैं लेकिन आपको इतना अच्छा कंटेंट देंगे आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। तो ध्यान से मेरी बातों को सिर्फ सुनिए और देखिए कितना मजा आपको आ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला प्राकृतिक यानी कि संसाधन का जो पहला प्रकार है वो है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो बस वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है या हम लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी संसाधन प्रकृति के द्वारा बनाया गया है हम लोगों के लिए, हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हवा ले लीजिए, हवा, उसी तरीके से पहाड़ ले लीजिए, नदी ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, ये सारा चीज कौन बनाया है? बिल्कुल ये जो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। प्रकृति के द्वारा यानी कि पहाड़ जो है क्या आप लोग बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन उस तरह का नहीं। तो पहाड़ हो गया, नदी हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, ये सारी चीजें जो है बनाई गई है मतलब कि प्रकृति के द्वारा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो वह संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति ने मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। मुझे लगता है आपको अब तक याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने हम लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया में किया है। अब क्या क्या किया है? तो मिट्टी, हवा, नदी, पानी, सारा चीजें कौन बनाया? प्रकृति ने। अगला है मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन जिसे आप अभी देख रहे हैं, अभी आप जिस फोन पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो किसके द्वारा बनाया गया है?
वो मानव के द्वारा बनाया गया है। और क्या इनसे हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती? बिल्कुल होती है। अगर ये नहीं होता तो आप हमको देख नहीं पाते। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। यानी कि जो भी चीज़ हम लोगों की ज़रूरत होती है, जो भी चीज़ों का, ठीक है, जो भी चीज़ों का हम लोगों को ज़रूरत होती है वो हम लोगों के लिए संसाधन है। या हो सकता है वो मतलब वो संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन, ठीक है। तो वह संसाधन जिसका निर्माण मनुष्यों ने किया है, यहाँ पर क्या था, प्रकृति ने किया है, यहाँ पर क्या है, मनुष्यों ने किया है, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, यानी कि जो मानव की जरूरत है उनको पूरा करने के लिए, उसे ही कहते हैं मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। एग्जाम्पल, स्वचालित यंत्र और मोबाइल है, स्वचालित यंत्र है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बाइक है, ये सारे चीजें जो है वो आपके मानव निर्मित संसाधन में आ जाएंगे। और प्राकृतिक संसाधन में पहाड़, नदी, मिट्टी, वायु, जल, ये सारी चीजें जो है आपके प्राकृतिक में आएंगे। बाकी जितने भी चीजें हैं जैसे मोबाइल, बस, बाइक, लैपटॉप, जितना भी चीज है वो सारा आपका मानव निर्मित संसाधन में आएगा, यानी कि जो आपके काम आते हैं, ठीक है। अब अगला है मानव संसाधन। मैंने कहा ना कि मानव भी क्या है, एक संसाधन है। मानव भी क्या है, एक संसाधन है। कैसे, देखिए, मानव एक संसाधन है क्योंकि एक मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, अतः मानव एक संसाधन है। अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मानव भी एक संसाधन है। बोलेंगे सर कैसे? देखिए, सिंपल सा बात है, कोई आदमी हमको काम बताया, या फिर कोई आदमी है जो कि आपको काम बताया, मान लेते हैं आपके दादाजी आपको काम बताया कि जाओ वहां से पानी भर के लाओ, तो आप उनके लिए पानी भरने के लिए गए, फिर पानी भर के लाए, ठीक है। तो यही जो है कहलाता है संसाधन, क्योंकि आप उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप उनका जो जरूरत था उनको पूरा किए, जो काम बताया उनको किए, तो आप भी क्या हो गए, संसाधन हो गए। तो संसाधन टोटल 3 प्रकार का, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन, और एक है आपका मानव संसाधन, यानी कि खुद मानव क्या है, संसाधन है, ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर में जब आप ज्योग्राफी को खोलेंगे तो उसमें संसाधन को कई भागों में बांटा गया है, यानी कि संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधन को कई भागों में बांटा गया है अलग अलग चीजों के आधार पर, जैसे कि पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास के स्तर पर। तो इन आधार पर जो संसाधन है उनको बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है उसमें क्या क्या, कौन कौन सा भाग है, एक एक करके देखेंगे। यहां से अब आपको ध्यान से थोड़ा इसलिए देखना है क्योंकि आप हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, बट आपको कंफ्यूज होने हम नहीं देंगे, इस बात की गारंटी है। मुझे लगता है कि आपको जो है संसाधन का मतलब समझ में आ गया होगा कि संसाधन मतलब क्या हो गया, कि हम लोगों की जरूरत के लिए जो भी चीजें दुनिया में या दुनिया से बाहर पाई जाती है वो संसाधन कहलाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव संसाधन, ठीक है। अब आगे चलते हैं संसाधन का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, देखिए, एक है जैविक संसाधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स, एक है आपका अजैविक संसाधन जिसको बोलते हैं नॉन बायोटिक रिसोर्स। अब एक जैविक संसाधन आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और एक है अजैविक संसाधन। जैविक मतलब वही मनुष्य, यानी कि जो जीवित है, ठीक है, मनुष्य हो गया, वनस्पति, जंगल हो गया, मत्स्य हो गया, मछली वगैरह हो गया, पशुधन हो गया। उसी तरीके से एक है अजैविक संसाधन जो कि है चट्टान, धातु, खनिज, ये सारा चीज क्या है आपका, ये है अजैविक, यानी कि जिसमें जान नहीं है। जिसमें जान है उसको बोलेंगे जैविक, ठीक है। देखिए, वह संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त किया जाता है, जिसमें जान हो और सजीव के गुण उसमें मौजूद हो, उसे कहते हैं जैविक संसाधन। आपको अब तक यहाँ समझ में आ जानी चाहिए कि संसाधन जो है जैव मंडल से सबसे पहले प्राप्त किया जाता है, ठीक है, और उसमें क्या होती है, जान होती है, और वो सजीव होते हैं, यानी कि उनके अंदर सजीव की गुण होती है। सजीव का गुण क्या होता है, तो जैसे वो सांस लेता है, वो चल सकता है। सजीव का गुण एक सांस लेना होता है, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे सब सांस लेते हैं। एक होता है चलना, पेड़ नहीं चल पाते लेकिन मनुष्य चलते हैं, मछली चलते हैं, जानवर सब चलते हैं, पक्षी चलते हैं। एक होता है मतलब कि चलने के साथ साथ ग्रोथ करना, तो पेड़ जो है वो बढ़ते जाता है, ग्रोथ करते जाता है। मनुष्य भी छोटा से बड़ा होता है, मछली भी छोटी से बड़ी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से हम लोग पता करते हैं कि ये क्या है, एक सजीव है। सजीव का ये क्या है, मेनली गुण है कि वो बढ़ेगा, वो सांस लेगा, वो चलेगा, ये सारा क्या है, गुण है सजीव का, ठीक है। तो क्या है, उसमें जान हो और सजीव के सभी गुण उस संसाधन में मौजूद हो, उसे ही हम लोग कहेंगे जैविक संसाधन, उसे ही कहेंगे जैविक संसाधन। यानी कि उसमें जान भी होना चाहिए, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, सजीव भी होना चाहिए। तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, जैविक संसाधन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, अगर यहाँ पर आप देखेंगे जैविक संसाधन का हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताया कि एक मनुष्य हो गया, मत्स्य हो गया, पशु पक्षी हो गया, ये सारी चीजें जो है आपके जैविक संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है। अगला है अजैविक, तो अजैविक का मतलब वही
सिर्फ निर्जीव वस्तु होना चाहिए। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। इससे हम लोग भौतिक घटक भी कहते हैं। याद रखिएगा, अजैविक संसाधन को ही हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक घटक कहते हैं, भौतिक घटक। ठीक है, एग्जाम्पल तो चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि। चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि ये सभी आपका क्या है? अजैविक संसाधन है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी जो संसाधन है उनको टोटल 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा तभी मजा आएगा। ठीक है, प्लीज इधर उधर का चैटिंग ना करके ध्यान से सुनिए। ठीक है, अच्छा से सुनना है, ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगा। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय या गैर परंपरागत संसाधन। याद रखिएगा, नवीकरणीय को हम लोग गैर परंपरागत बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, अगर आ जाए नवीकरणीय तो आपको गैर परंपरागत लगाना, अगर आ जाना है अनवीकरणीय तो वहां पर लगाना है परंपरागत। ठीक है, यानी कि रीन्यूएबल सोर्स। अच्छा, रीन्यूएबल का मतलब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। रीन्यूएबल यानी कि दोबारा किसी चीज को बनाना। जैसे पन्नी है, वो क्या हो जाता है? पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर उसको दोबारा से बनाया जाता है, रीन्यूएबल कराया जाता है। तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नवीकरणीय या फिर गैर परंपरागत। नवीकरणीय को बोलते हैं गैर परंपरागत, अनवीकरणीय को बोलते हैं परंपरागत। कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि अनवीकरणीय को आप गैर परंपरागत बोल दिए, नहीं। यहाँ पर अ लगा हुआ है तो यहाँ पर परंपरागत होगा, यहाँ पर नवीकरणीय है तो यहाँ पर गैर परंपरागत होगा। ठीक है, अब गैर परंपरागत या नवीकरणीय क्या है? तो देखिए, वह संसाधन जिसका भंडार असीमित हो। कहने का मतलब है असीमित, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, या फिर जिसका पुनर्चक्रण हो। पुनर्चक्रण का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वो यानी कि जैसे कोई चीज होता है ना, जैसे प्लास्टिक है, उसको आप तोड़ दीजिए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, लेकिन फिर उसको मशीन में डाला जाएगा, फिर उससे प्लास्टिक बनाया, फिर उसको वैसे ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसका पुनर्चक्रण हो गया, पुनः निर्माण हो गया। पुनः निर्माण का मतलब फिर से दोबारा बन गया, पुनर्चक्रण का मतलब फिर से तैयार हो गया, चक्रण हो गया, और उसका जो भंडार है वो असीमित है, यानी कि अनलिमिटेड है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे हवा, क्या कभी खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे पानी, क्या कभी खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, क्या कभी खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये सभी क्या है? अनलिमिटेड है, इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है कि 2 किलो ही पानी मिलेगा, 2 लीटर ही पानी मिलेगा, ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो वायु, जल, पवन, सौर ऊर्जा, ये सारा चीज एग्जाम्पल आपका हो गया नवीकरणीय किया या फिर गैर परंपरागत संसाधन का। ठीक है, नवीकरणीय और गैर परंपरागत संसाधन दोनों एक चीज है, अनवीकरणीय या परंपरागत संसाधन एक चीज है। तो नवीकरणीय या गैर परंपरागत का मतलब समझ में आ गया, वह संसाधन जिसका भंडार असीमित हो, जिसका पुनर्चक्रण हो, जिसका पुनः निर्माण हो। पुनः का मतलब दोबारा, पुनः का मतलब पुनः निर्माण मतलब दोबारा निर्माण हो, पुनर्चक्रण मतलब दोबारा चक्रण हो। ठीक है, याद रखिएगा, या फिर अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि वह संसाधन जिसका भंडार असीमित है, जिसको दोबारा बनाया जा सके, जिसका निर्माण दोबारा हो सके, उसी को हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय या गैर परंपरागत। एग्जाम्पल हवा, जल, पवन, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजें जो है कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्स। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनवीकरणीय या परंपरागत, तो बिल्कुल उसका उल्टा होता है, यानी कि जिसका भंडार सीमित हो, जिसका पुनर्चक्रण ना हो, जिसका पुनर्निर्माण ना हो, बस उसका उल्टा लिख देना है। ठीक है, तो अनवीकरणीय या परंपरागत संसाधन का मतलब हो गया कि वह संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, यानी कि लिमिट में है, ये लिमिट में होता है, ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, जिसका पुनर्चक्रण बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिसका पुनर्निर्माण भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उसे ही हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय या परंपरागत संसाधन। देखिए, आपको समझा देते हैं थोड़ा। जैसे कि जलावन है, जीवाश्म ईंधन है, कहने का मतलब जो हम लोग जलावन जलाते हैं, तो क्या वो जलावन जलने के बाद फिर से उसको जलावन बना सकते हैं? क्या उसको ये जलावन जैसे जला दिए, जलने के बाद क्या वो फिर से जलावन बन सकता है? क्या उसको फिर से जलावन बना करके फिर से जलाएंगे? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वो एक बार जल गया तो वो राख बन जाता है और फिर वो खत्म। ठीक है, फिर उनको खेतों में छीटा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो आपका एग्जाम्पल हो गया अनवीकरणीय या परंपरागत संसाधन का। तो वह संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, जिसका पुनर्चक्रण बिल्कुल नहीं है, जिसको दोबारा बिल्कुल बनाया नहीं जा सकता है, यानी कि पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय या परंपरागत संसाधन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया 2 पॉइंट, एक है उत्पत्ति के आधार पर, एक है उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, उपयोगिता के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। अब अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट। चलिए, ये सारी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे दोस्त, तब आपको मजा भी आएगा। और जब आप रिवाइज करेंगे ना, जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, उनके बाद 1 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद आप रिवाइज करने के लिए बैठे,
तो जब आप रिवाइज करेंगे ना आपको इतना मजा आएगा, मैं क्या बता सकता हूँ, मतलब बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। हमको लगता है कि जो नाम है ना उसी से आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब है सबसे पहला प्रकार क्या है, स्वामित्व के आधार पर टोटल 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ही हो गया कि सिर्फ एक सिंगल, तो जिस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, यानी कि जिस संसाधन पर केवल एक व्यक्ति का अगर अधिकार होगा उसको बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। अगला नाम जो था वो आपका क्या था, पहले फटाफट देख लेते हैं। एक सामुदायिक, यानी कि किसी समूह का उस पर अधिकार होगा, यानी कि वो जो संसाधन है किसी समूह का होगा। ठीक है, राष्ट्रीय का मतलब वो किसी देश का होगा, किसी राष्ट्र होगा। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब यानी कि वो संसाधन पर जो नियंत्रण है वो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, यानी कि जो संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय का होगा, सिंपली ये कह सकते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय का नियंत्रण होगा। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। याद हो जानी चाहिए आपको, हम आपको इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी कि वह संसाधन जिस पर केवल एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति का, यानी कि खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे ही हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का सिर्फ एक, केवल एक खास व्यक्ति का अधिकार जिसमें होता है, सिर्फ एक व्यक्ति का, उसी को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। कैसे, तो देख लीजिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि बाग होता है, बगीचा होता है ना, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए थे, अलग अलग तरह के फूल लगे हुए थे, अलग अलग तरह के फल होते हैं, तो बाग बगीचा। उसके बाद एक तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये सारी चीज़ों पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है। अब ये बात जरूर है कि हो सकता है कि 2 आदमी मिला करके भी तालाब को खुदवाए, लेकिन ये एक व्यक्ति भी इसको कर सकता है। ठीक है, इतना जो ताकत है, इतना जो हिम्मत है वो दिखा सकता है, एक आदमी भी जो है एक तालाब को खुद सकता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब समझ में आ गया कि वह संसाधन जिस पर सिर्फ और सिर्फ एक खास व्यक्ति का अधिकार होगा उसी को बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कुआं खोदते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति खोदता है। ठीक है, एक व्यक्ति खोदने का मतलब खुदवाता है, अब ऐसा नहीं कि वो काम करने लग गया, नहीं, जैसे वो कुआं जो है एक व्यक्ति का ही हो सकता है, तालाब भी एक व्यक्ति का हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। अगला है आपका सामुदायिक संसाधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वह संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, किसी खास समूह का अधिकार हो। समझ में आ गया, यानी ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसी को बोलेंगे हम लोग सामुदायिक संसाधन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मंदिर, मस्जिद, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान। याद रखिएगा, मंदिर, मस्जिद, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, ये जो है सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये कई समूह, कई सामुदायिक का होता है, यानी कि कई लोगों को मिला करके होता है। जैसे मंदिर है, क्या वो एक व्यक्ति का होता है, बिल्कुल नहीं, कई लोगों का होता है, यानी कि लगभग पूरे समुदाय का होता है। मस्जिद है, वो क्या एक व्यक्ति का होता है, बिल्कुल नहीं। पिकनिक स्थल है, क्या वो एक व्यक्ति का होता है, बिल्कुल नहीं। खेल का मैदान है, क्या वो एक व्यक्ति सिर्फ क्रिकेट खेलेगा या वॉलीबॉल या फुटबॉल खेलेगा, बिल्कुल नहीं, पूरे समुदाय आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, पूरे समूह आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सामुदायिक संसाधन, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्स। क्या हो गया, कम्युनिटी रिसोर्स। अब अगला है राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि सिंपली कानूनी तौर पर किसी देश या किसी राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कानूनी तौर पर नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ ये लिखना है कि किसी देश या किसी राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध जितने भी राष्ट्रीय संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। सिंपल में समझ में आ गया। या फिर वैसे संसाधन जिस पर नियंत्रण जो है राष्ट्र का हो, वैसा संसाधन जिस पर नियंत्रण राष्ट्र का हो उसको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स तो कानूनी तौर पर किसी देश या किसी राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सड़कें, जितना भी आप सड़क देखते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो जो है राष्ट्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि समुद्र, ये किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्र के अंतर्गत। जैसे कि राष्ट्रीय पार्क, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी जो है आपका राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब कानूनी तौर पर किसी देश या किसी राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब भी आपको समझ में आ चुका होगा, यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्स, तो वह संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। या फिर वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, रक्षा करे, उनको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 4 प्रकार के। एक है व्यक्तिगत संसाधन,
यानी कि एक व्यक्ति का होता है, एक समुदाय का संसाधन, समुदाय मतलब एक सामुदायिक संसाधन जो कि एक समुदाय उसका कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, एक राष्ट्रीय संसाधन और एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जैसे किसी खुले तट रेखा से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का एग्जाम्पल है, किसी खुले तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद केवल अनुसंधानकर्ता ही इसका उपयोग कर सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे भारत है, ठीक है, भारत का बॉर्डर से, मान लेते हैं ये भारत है, इधर आपका दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत, ठीक है, तो इधर जो भारत है दक्षिण भारत, इधर केरला है, इधर तमिलनाडु है, ठीक है, तो जैसे इसके इधर क्या है, समुद्र है, तो यहाँ से अपना बॉर्डर से भारत जो है सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही, इधर से भी 2 किलोमीटर, इधर से भी 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर दूरी तक ही जो है किसी भी समुद्र का प्रयोग कर सकता है कोई भी देश पूरी दुनिया में। ठीक है, कोई भी देश अपने बॉर्डर से, जो उनका सीमा होता है, जो बॉर्डर होता है, वहाँ से 2 किलोमीटर तक ही जो है किसको, यानी कि समुद्र का प्रयोग कर सकता है, मछली मार सकता है, जो भी चीज़ें समुद्र में जो भी चीज़ें मिलती है उनका प्रयोग कर सकता है। लेकिन उनके बाद जो है 2 किलोमीटर के बाद जो वो बच जाता है, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का होता है, तो जो बच जाता है 2 किलोमीटर के बाद, वो जो 20-30 किलोमीटर है उसका प्रयोग करता है अंतर्राष्ट्रीय, या फिर उसका नियंत्रण करता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल, नेशनल नहीं, अब कहाँ चले गया, इंटरनेशनल। ठीक है, तो किसी खुले तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद केवल अनुसंधान करता ही इसका उपयोग कर सकता है। एग्जाम्पल नोट देख लीजिएगा, महान भूगोलविद जिसका नाम क्या था, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन क्या है, एक भूगोलविद है। इनके अनुसार संसाधन जो है होते नहीं है, बनाए जाते हैं या बनाते हैं। ठीक है, यानी कि महान भूगोलविद जिम्मरमैन का कहना है, उनका कहना क्या है कि संसाधन जो है वो होते नहीं है, वो बनाए जाते हैं। संसाधन होता नहीं है, उसको बनाया जाता है, ठीक है, या बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, ठीक वैसे ही विकास के स्तर पर भी इनको जो है 4 भागों में बांटा गया है। टोटल आपका 4 प्रकार है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया, उपयोगिता के आधार पर हो गया, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में, उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में, उसी तरीके से स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में। अब विकास के आधार पर आपका बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं। अब विकास के स्तर पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स बेस्ड अपॉन डेवलपमेंट लेयर, यानी विकास के आधार पर टोटल 4 भागों में। ठीक है, अब देखिए, विकास का मतलब ही हो गया भाई, विकास करना, डेवलप करना। कोई भी सरकार का जो एजेंडा होता है वो क्या होता है, विकास होता है ना, विकास कराना होता है। भले ही विकास नहीं कर पाता है, बेरोजगारी को नहीं दूर कर पाता, लेकिन सभी का जो एजेंडा है वो क्या होता है, विकास करना। ठीक है, तो उसी तरीके से विकास के स्तर पर टोटल संसाधन को 4 भाग बांटा गया है, जिसमें पहला है संभावी संसाधन, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। अब संभावी का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, संभावना, संभावी, संभावना, यानी कि संभावना है, यानी कि हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, संभावना का मतलब होता है हो सकता है, फिर संभावना आज पानी होने की संभावना है, ऐसे बोलते हैं ना। तो संभावी संसाधन वही है, यानी कि ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो। ऐसा कोई संसाधन है जो कि किसी जगह में मौजूद है, अभी अवेलेबल है, और ऐसा वहाँ से ऐसा संभावना जाता ना कि वहाँ से उपयोग किया जा सकता है, यानी कि उनको भी उपयोग में लाया जा सकता है। उसको संभाव रियल में उपयोग में लाया नहीं जा रहा है, वो अभी भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसा मतलब कि माना जाता है, ऐसा विश्वास होता है कि हाँ, इसको भी उपयोग में लाया जाएगा और ये भी काम देगा। तो ये आपका हो गया संभावी, संभावना हो गया, और इसी को हम लोग बोलेंगे संभावी संसाधन। ठीक है, तो ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो, उसको उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो, उसको उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। ठीक है, आगे देखिएगा, हिमालय क्षेत्र की खनिज, राजस्थान तथा गुजरात के क्षेत्र की हवा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिमालय क्षेत्र की खनिज हो गया, राजस्थान तथा गुजरात क्षेत्र की हवा हो गया। ऐसा संभावना है कि यहाँ पर ऐसा होगा, संभावित संसाधन, यानी कि ये संसाधन होगा। हिमालय के क्षेत्र में खनिज मिलेगा, राजस्थान तथा गुजरात के क्षेत्र में हवा मिलेगा। ये हो गया आपका संभावित संसाधन। ठीक है, अगला है आपका विकसित संसाधन। विकसित का मतलब भी समझ में आ गया होगा, डेवलप, यानी कि जैसे अमेरिका है वो क्या है, डेवलप्ड है, यानी कि विकसित देश है। भारत क्या है, वो विकासशील है। भारत क्या है, विकासशील है, यानी कि ये अभी भी विकास कर रहा है। लेकिन अमेरिका क्या है, विकसित है, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। ठीक है, यानी कि सिंपली बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, इसका मतलब वो ऑलरेडी कम काम कर चुका है, इसका मतलब विकसित हो गया वो। तो विकसित का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ों का जांच प्रयोग सारा चीज़ हो गया है, संसाधन वहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है। संभावना में क्या था कि हो सकता है कि ऐसा ऐसा हो, और विकसित में क्या है, ऑलरेडी सारा चीज़ है। ठीक है, देख लीजिए, वह संसाधन जिसका जांच के बाद उपयोग के लिए गुण और मात्रा का निर्धारण हो चुका है,
वह संसाधन जिसका जांच के बाद उपयोग के लिए गुण और मात्रा का जो निर्धारण है वो हो चुका है, उसे हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। उसी के बाद अब अगला है भंडार संसाधन, जिसको बोलते हैं स्टॉक रिसोर्स। भंडार से ही समझ में आ गया होगा आपको कि भंडार है कोई संसाधन का। देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, बहुत क्लियर कट बोलते हैं, ये वर्ड को सिर्फ याद रखिएगा ना, संभावी, विकसित, उसी तरीके से भंडार, संचित, या फिर उससे पहले जाएं तो आपका है 1 सेकेंड, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, या अनवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन, या अजैविक संसाधन। तो आपको नाम सिर्फ याद रखना है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में, एक है जैविक संसाधन, एक है अजैविक संसाधन। अब जैविक अजैविक आप समझ में आ गए, तो जैविक मतलब सजीव के लिए, अजैविक मतलब निर्जीव के लिए। सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। उसी तरीके से अगर बोलेगा उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में, नवीकरणीय अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसका निर्माण हो सके, जो कि जिसको पुनर्निर्माण हो, जिसका पुनर्चक्रण हो, जो कि असीमित हो, अनलिमिटेड हो। अनवीकरणीय का मतलब जिसका सीमित हो, बिल्कुल उसका उल्टा। तो वर्ड को अगर आप याद रखेंगे ना, सिर्फ इस वर्ड को, अनवीकरणीय को, 100% ये पूरा डेफिनेशन आपको याद रहेगा और 100% याद रहेगा। तो नोट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सिर्फ इसको याद करना है, ठीक है, रटना नहीं है। सिर्फ व्यक्तिगत संसाधन हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया, ये जो है स्वामित्व के आधार पर है। इस तरीके से आपको अच्छे से याद करना है। याद करेंगे आपको तब बहुत फायदा होगा आगे चल के आपको, ठीक है। 10th क्लास में तो होगा ही होगा, आगे चल के भी बहुत फायदा होगा। अब तो तीसरा क्या था, तो हम लोग पढ़ रहे थे विकसित विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन पढ़ चुके। अब है भंडार संसाधन, यानी कि वह संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है, उसे हम लोग कहते हैं भंडार संसाधन, ठीक है। तो वह संसाधन जो कि अभी पर्यावरण में उपलब्ध है, यानी कि अभी पर्यावरण में क्या उपलब्ध है, तभी तो भंडार बोलते हैं। उनके बाद मानवीय आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए क्या है, सक्षम भी है, यानी कि ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, उसी को बोलेंगे भंडार संसाधन। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कि जल हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक हो गया, यानी कि ये जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है ना। यानी कि सिंपली आप लोग साइंस भी पढ़ेंगे तो आपको ये केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा, साइंस में ही आएगा ना वो भी। H2 + O2 बराबर क्या बनता है, H2O + O2 बराबर क्या बनता है, H2O। और H2O क्या होता है, जल होता है। H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जल, यानी कि पानी। और H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है तब बनाता है पानी। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जल जो है वो कौन बनाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यौगिक है ये होता है जल। इसमें ऊर्जा की मात्रा काफ़ी छिपी है, यानी कि जल में जो ऊर्जा की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा छिपी है, तो इसको क्या बोलेंगे, भंडार संसाधन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जल जो है वो अभी अवेलेबल है पृथ्वी में 75%, ठीक है। अगला है संचित कोष संसाधन, यानी कि रिजर्व रिसोर्स, यानी कि वह संसाधन जिसमें काफ़ी ऊर्जा छिपी हुई है। रिजर्व, जैसे हम लोग रिजर्वेशन टिकट वगैरह ट्रेन का कटाते होंगे, आप लोग को पता होगा, आपके सीनियर भाई वगैरह या पापा जी वगैरह कोई भी, तो उनको उनको पता होगा, आप पूछ सकते हैं। रिजर्वेशन टिकट होता है, एक होता है रिजर्वेशन, ठीक है, एक होता है जनरल। तो जनरल मतलब क्या हो गया कि जैसे स्टेशन में गए, तुरंत टिकट कटवाए, तुरंत बैठ गए, चल दिए। जनरल में भीड़ बहुत होती है। एक होता है रिजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जैसे जाने का प्लान आज से 1 महीना बाद है, दिल्ली जाने वाले हैं और 1 महीना बाद जाएंगे, तो टिकट जो है वो अभी बना दिए ताकि 1 महीना के बाद वो टिकट कंफर्म हो जाए, यानी कि रिजर्व हो जाए। रिजर्व का मतलब कोई सीट मेरा रिजर्व हो गया, यानी कि कंफर्म हो गया, अब वहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता मेरे अलावा, उसी को बोलेंगे रिजर्वेशन, ठीक है। तो संचित कोष संसाधन का मतलब क्या होता है, वह संसाधन जिसमें काफ़ी ऊर्जा छिपी हुई है, तकनीकी के विकास के आधार पर इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसे हम लोग संचित कोष संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो वह संसाधन जिसमें काफ़ी ऊर्जा छिपी हुई है, तकनीकी के विकास के आधार पर इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे कि नदियाँ, हवा, झरना, इन सारी चीज़ों में जो है ये आपका छुपा हुआ है, ठीक है। तो नदियाँ, वायु, झरना, इन चीज़ों में, यानी कि ये जो उदाहरण है वो किसका है, संचित कोष संसाधन का है। नदियाँ, वायु, झरना, ये सभी आपका संचित कोष संसाधन, यानी कि रिजर्व रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, मज़ा आ रहा है आप लोगों को तो। अब एक लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, वो है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन तो टोटल 4 प्रकार का हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर 4 प्रकार का पढ़ा है ना, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। अब आगे देखिएगा संसाधनों का संरक्षण, यानी कि संरक्षण का मतलब संरक्षण, हम लोग अपना शरीर का संरक्षण के लिए क्या करते हैं, कपड़ा पहनते हैं। लोहा को जंग से संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, यानी कि संरक्षण का मतलब सिंपली कोई चीज़ को किसी चीज़ से बचाना, ठीक है। देखिए संसाधनों का जो है नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब कि जो भी संसाधन दुनिया में अवेलेबल है,
चाहे वो मानव निर्मित हो या प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, उसका अगर हम लोग सही से प्रयोग करते हैं, सही से उपयोग करते हैं, तो वो जो है आपका संरक्षण कहलाएगा। जैसे पानी है, उसको ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग पानी को बर्बाद करेंगे तो वो फिर सही उपयोग नहीं हुआ, तो वो संरक्षण नहीं हुआ। तो पानी जितना ज़रूरत है उतना ही काम करेंगे, संसाधनों का वो एक प्रकार का संरक्षण हो गया। ठीक है, तो संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग जो है वो क्या कहलाएगा, संरक्षण कहलाएगा। सिंपली संसाधनों का सही तरीके से जो प्रयोग है, बर्बादी नहीं होना चाहिए, सही तरीके से प्रयोग होना चाहिए, यही जो है आपका संसाधनों का संरक्षण कहलाएगा। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की विचार प्रासंगिक है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसका है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि यानी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, पेट भरने के लिए हमारे पास दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो ये जो है महात्मा गांधी का मत है। और संसाधनों का संरक्षण का मतलब है कि उनका सही तरीके से नियोजित और नियोजित का मतलब प्लानिंग के तहत, यहाँ पर 2 किलो पानी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर अगर 2 लीटर पानी चाहिए तो 2 लीटर ही पानी मतलब वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि 5 लीटर डाल दिए, तो इसी को बोलेंगे नियोजित। ठीक है, ये हो गया आपका संसाधनों का संरक्षण। तो उम्मीद करते हैं आज का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 100% हमें यकीन है। प्लीज़ अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल चैनल नया है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहा है इस चैनल को। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पर आपकी पूरी 10th की तैयारी होगी, बिल्कुल निश्चित रहिए, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। थैंक यू सो मच।